है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। नाज़रीन, शेर्स ऑफ कश्मीर का नया शुमारा लेकर मैं जावेद रसूल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वादी बहुत ही ज़रख़ेज़ है, लेकिन क्या कीजिएगा कि वीराने में अगर बहार लानी हो, चमन में अगर फूल खिलाने हों, तो उसके लिए बाग़बां की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे मेहमान भी एक बाग़बां है। इससे पहले कि उस बाग़बां से हमारी गुफ्तगू शुरू हो, आइए उनके हुनर की, उनकी बाग़बानी की चंद झलकियाँ देखते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी ये खूबसूरत मंज़र देखा होगा, सलमान मीर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट्स में 8 साल का तजुर्बा रखते हैं। रियासती और कौमी सतह पर मुतअद्दिद फ़ुटबॉल क्लब्स के तवस्सुत इंडियन सुपर लीग और हीरो लीग में खिलाड़ियों का तयन भी किया है। तो सलमान मीर साहब, आपका इस शो में इस्तकबाल करते हैं। सर, जैसा कि फ़ुटबॉल से मुतल्लिक़ अगर कश्मीर में वादी में बात की जाए तो फ़ुटबॉल 93 नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे क्रिकेट आती है। तो अगर हम रुझान की बात करें तो, और रुझान के बाद कि किस तरह की सूरत हाल है फ़ुटबॉल की हमारी वादी में, उसके बाद आपके प्रोफाइल को देखें तो बहुत एक मुतज्जिब एक बात नज़र आती है। वो ये कि ऐसा लगता है कि जैसा कि फ़ुटबॉल का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, यहाँ पर मंज़रनामा जो फ़ुटबॉल का है वो बहुत वसी है। तो क्या आपको सही मानों में लगता है कि यहाँ फ़ुटबॉल का रुझान क्रिकेट के बराबर है या उससे कई गुना ज़्यादा है? देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि हमें कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। उसमें अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, फ़ुटबॉल क्रिकेट से पुराना स्पोर्ट है पहले इस चीज़ का, क्योंकि 1890s में 1890 के आसपास टेंडल बिस्को जो पहले क्रिश्चियन मिशनरी थे वो यहाँ आए, उन्होंने ये स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ। तो दिस गेम इज़ मोर देन आई थिंक 130 ईयर्स ओल्ड इन J&K। तो पहली चीज़ है, वी हैव ऑलवेज बीन अ फुटबॉलिंग स्टेट, मेरा जो मानना है, खुद का मानना। और उसके बाद है, अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, फ़ुटबॉल की जो एसोसिएशन है वो क्रिकेट की एसोसिएशन से पहली बनी है। फ़ुटबॉल की जो टूर्नामेंट है, फ़ुटबॉल का जो यहाँ पे पैशन या मतलब पैशन है या इम्पैक्ट है, वो काफ़ी टाइम से है। अब फुटबॉल की बिल्कुल, हाँ, अब आप इसको खाली कश्मीर तक लिमिट नहीं रख सकते। अगर आप इंडिया की भी हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया वाज आल्सो ए फुटबॉलिंग स्टेट। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक नई आइडेंटिटी आई। फुटबॉल ने वो वैसे कूप अप नहीं किया, वरना अगर आप देखोगे 50s में, 60s में, 70s में जो इंडिया की टीम थी, इट वाज कंसिडर्ड ए पावर हाउस। चाहे वो एशिया हो या वर्ल्ड लेवल हो, इट वाज कंसिडर्ड ए पावर हाउस। हमारे पास बहुत ही हाई लेवल के प्लेयर थे। लेकिन जो एक क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू चेंज लाई, मतलब इट चेंज्ड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से क्रिकेट यहाँ पुश हुआ। तो अभी आप वैसे ही देखोगे, वैसे ही इट हैपेंड इन J&K, कि जैसे कंट्री में क्रिकेट का फर्वर आ गया, इट हैपेंड कि यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। तो इस चीज़ को आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि फुटबॉल जो है इट इज़ देयर, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और आई स्टिल बिलीव कि ये कश्मीर J&K का नंबर 1 स्पोर्ट है। तो सलमान मीर साहब, जैसा कि रियासत में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे रियासत पर, तो क्रिकेट और फुटबॉल ऐसे 2 खेल हैं जिन पर हमारे जो पूरा मंजरनामा है इसी पर दारोमदार है उसका। तो आप बताइए कि
अगर जो हम क्रिकेट की बात अगर करें तो क्रिकेट पहले नंबर की गेम आती है और फुटबॉल जो है वो 97वें नंबर की आती है। तो आप किस तरह से फुटबॉल को देखते हैं, इसकी तारीख के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि फुटबॉल कश्मीर में किस तरह से वारिद हुई है गेम। जी, जहाँ तक मेरा सवाल आता है कि ग्रोइंग अप मैंने कैसे फ़ुटबॉल को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि हिस्ट्री में मैंने आपको कहा है कि बिस्को ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पेरेटिव है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि कश्मीर फुटबॉलिंग स्टेट रह चुका है, इसकी हिस्ट्री में है, इसके रूट्स में है, और यहाँ जब भी आप देखोगे फुटबॉल का कोई मैच होगा तो पैशन होगा। सो इन माई ओपिनियन मेरे ख्याल से आई विल नेवर रेट क्रिकेट एज द नंबर 1 स्पोर्ट, आई विल कीप देम बोथ एट द नंबर 1 पोजिशन, कि दोनों एक के एक बराबर है। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ या डेवलपमेंट किस स्पोर्ट में होगी, वही स्पोर्ट में। सही बात है। तो सर, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फुटबॉल में किया है, फुटबॉल मैनेजमेंट में, माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये सब करने की? अगर आप एक फुटबॉलर भी हो सकते हैं, पर्दे के पीछे काम करना आपने क्यों चाहा? जी, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना यहाँ पे ज़रूरी है कि जब मैं फ़ुटबॉल खेला करता था, मैंने काफ़ी अर्ली अपनी एज में रियलाइज़ कर लिया था कि आई वॉज एन एवरेज फुटबॉलर, लेकिन मेरे पास कुछ स्किल्स थे, कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो मुझे लगा कि मैं इस गेम को दे सकता हूँ। तो पहली चीज़ क्या थी, मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया, डिफरेंट रोल्स में मैंने काम करना स्टार्ट किया और डिफरेंट रोल्स में मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने देखा कि मेरा जो स्किल सेट है ये किस पर्टिकुलर रोल में फिट इन होगा, मैं किस पर्टिकुलर रोल को सूट करूंगा और वेयर आई कैन बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर रोल। तो आपको लगता है जो आपने अब ये जो आपने वतीरा चुना है, तरीका कि पर्दे के पीछे काम करना, ये आपके लिए खुशाइन साबित हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो पहले से ही था, मतलब ये एक चीज़ था कि मतलब मैनेजमेंट का जो ये तस्वुर था कि मैं पहले से रियलाइज़ करता था कि देयर इज़ इम्पोर्टेंस, जिसको कहते हैं टीम बिहाइंड द टीम, कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता था इसको। और जब मैं अपने एक्सपीरियंस में यहाँ ग्रो अप हुआ, मैंने कहा ये जो टीम बिहाइंड द टीम थी ये बहुत लैक करती थी, क्योंकि लोगों को मतलब फुटबॉल एक ही डायमेंशन में देखते हैं। देखिए कि कोच है, प्लेयर है, इसके बाहर किसी को मालूम नहीं था कि बाकी डायमेंशन क्या है। तो इसलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना था। हम लोग क्यों पीछे रह गए और इंटरनेशनल फुटबॉल क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि जो बाकी डायमेंशन है उनको कोचेस के साथ लिया गया। तो उसमें जो डायमेंशंस थे उसमें फिजियोथेरेपी का था, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का था, स्पोर्ट्स मेडिसिन का था। तो उसमें एक एलिमेंट जो मैंने देखा मैनेजमेंट का, टीम को मैनेज करना ऑन एंड ऑफ द पिच, तो वो एलिमेंट मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो सर, आपने कई क्लब्स के साथ काम किया है, 8 साल का आपका तजुर्बा है, जो कि बहुत बड़ा तजुर्बा समझा जा सकता है। तो इस दौरान आपने ये भी है कि बहुत खिलाड़ियों को आपने हीरो लीग जो है, सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, उसमें भी आपने मौका दिया है। तो कश्मीर से कितने खिलाड़ी उसमें गए हैं आज तक? जी, अगर आप आईएसएल की बात करते हो तो हमारे पास 2 ही ऐसे प्लेयर हैं स्टेट से जिन्होंने आईएसएल खेला है, वो है महराजुद्दीन वड्डू और इशफाक अहमद, जो कि स्टेट के स्टार रह चुके हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट फुटबॉलर्स रह चुके हैं। और आईएसएल ये है कि आईएसएल इंडिया का सुप्रीम लीग है, तो लेवल काफ़ी हाई है। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में यहाँ फुटबॉल की डेवलपमेंट लैकलस्टर हो गई है। अभी तक डेवलपमेंट नहीं, उतना नहीं कंसिडर हम किए जा सकते। वी आर फार बिहाइंड एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो आपने आज तक गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ग्राउंड्स वगैरह की, क्योंकि तजुर्बा गाहें जो है बहुत अहमियत रखती हैं, आपके पास एकेडमीज होनी चाहिए, आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए ऐसे कि जहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, तो यहाँ तो ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ इतनी है ही नहीं, मौकर फैसिलिटीज़ है नहीं। तो आपने गवर्नमेंट से कभी मुतालबा किया है इसके लिए? देखिए, इसमें काफ़ी एलिमेंट है जो किसी भी स्पोर्ट को सक्सेसफुल होने देते हैं। स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, डेवलपमेंट, मैन पावर, मतलब ये कुछ एस्पेक्ट है जहाँ पर आप देखते हो कि अगर आपके पास ये सभी एस्पेक्ट हैं तभी जाके एक स्पोर्ट वो कामयाब होता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में आपके प्ले फील्ड्स आते हैं। जब तक ग्राउंड्स और क्वालिटी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, आप लोकल टैलेंट को नर्चर नहीं कर सकते हो। इस पीरियड में हम लोग थ्रू लोन स्टार हो, रियल कश्मीर हो या स्पोर्ट्स काउंसिल हो, वी हैव ऑलवेज एनकरेज, और हमने हमेशा अपने आप को पुश किया है कि ये मैसेज कन्वे करे टू स्पोर्ट्स काउंसिल और टू अथॉरिटीज़ कि किसी भी स्पोर्ट को अगर आपको मॉडर्नाइज करना है या प्रोफेशनलाइज करना है तो ये एलिमेंट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। और उसमें सबसे मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल एलिमेंट है ग्राउंड्स, कि जब आपके पास ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे तभी जाके एक कोच आएगा जो बच्चों को वहाँ ट्रेन कर सकता है। तो वही मैं पूछ रहा आपसे, आपने उसके लिए कभी कोई तकदो की, कभी गवर्नमेंट से, या फिर आपने देखा भी होगा आपने? क्योंकि देखिए, देहात के हमारे दी जो इलाके हैं वहाँ पर टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको खोजना, उसको ढूंढ निकालना हमारे लिए परेशान कुन जो है अमर है। अब ये है कि आप मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि आप दही इलाकों में जाएं, वहाँ पर सूरत हाल को देखें, वहाँ से टैलेंट को निकालें। तो इसके लिए आपने
कुछ ना कुछ तो क्या हुआ। जी एग्जैक्टली सबसे पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि टैलेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिटी और विलेज। टैलेंट कहीं भी आपको मिल सकता है। जो कैलिबर का टैलेंट एक गांव के लड़के का होगा, सेम कैलिबर सिटी के लड़के का होगा। अब बात आती है एक्सपोजर की। टैलेंट को कितना एक्सपोजर मिलता है, उसी हिसाब से टैलेंट का पोटेंशियल नर्चर होता है। जितना कम उसको एक्सपोजर मिलेगा उतना वो पोटेंशियल लूज करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब मैं स्टेट फुटबॉल एकेडमी में था, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एकेडमीज ओपन की, चाहे बांडीपोरा हो, बारामूला हो या गांदरबल हो। और क्या किया कि जो वहाँ का लोकल टैलेंट था, सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी कोचिंग उनको वहाँ मिले जो श्रीनगर के लड़कों को मिल रही है। सलमान साहब, जैसा कि देखा जाए टैलेंट हंट्स किए जाते हैं, टैलेंट को खोजने के लिए बहुत सारे मौके फराहम किए जाते हैं। अभी मैं दही इलाकों की बात कर रहा था, आप अगर वहाँ एरियाज़ को देखें, जो जैसे कुपवाड़ा की हम ज़िले की बात करें, जैसे हम अनंतनाग के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ की बात करें, जो कि बहुत दूर दराज इलाके हैं, तो आपने टैलेंट हंट्स किए, क्योंकि आप मैनेजमेंट से वाबस्ता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपने टैलेंट हंट्स किए। एग्जैक्टली जो आपको मैंने कहा कि जब मैं स्टेट में था, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड किए, लास्ट 3 years से आई एम वर्किंग आउटसाइड, बट वेन एवर आई वॉज इन द स्टेट, जब भी हम थे स्टेट में, अगर मेरा कोई आइडिया या प्लान होता था, इट वॉज होलसम डेवलपमेंट ऑफ J&K। तो उसमें वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी एरिया। आप समझ रहे हैं, बिकॉज फॉर मी एनी एरिया इज अ पोटेंशियल टैलेंट हब। मतलब डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, उसमें कोई एक ऐसा टैलेंट होगा जो श्रीनगर में नहीं होगा, कोई ऐसी फिजिकल फीचर होगी जो श्रीनगर के लड़के में नहीं होगी। सो आई कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट, आई कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी टैलेंट। तो उसमें क्या हुआ, हमने काफ़ी सारे यूनिट सेटअप किए। मतलब जब मैं SFA में था, आई वुड ऑलवेज, हमने यूनिट सेटअप किए, मतलब डिस्ट्रिक्ट से कोचेज़ को एनकरेज किया, डिस्ट्रिक्ट वहाँ यूनिट सेटअप किए ताकि उनको वही क्वालिटी कोचिंग जो श्रीनगर में क्या करेंगे, आप एक कैंप इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर आप कोचेस को ट्रेन करेंगे, वर्कशॉप्स होगा, मतलब क्वालिटी कोचेस जो हाई लेवल कोचेस है वो वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, वो इनको एक प्लान और मॉडल देंगे, वही प्लान और मॉडल के हिसाब से कोचिंग होगी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के टैलेंट को नर्चर करें। तो आप ये बताइए कि नया क्या करेंगे आप, या नया क्या आएगा कश्मीर में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी गेम को सक्सेसफुल होने के लिए गेम को प्रोफेशनलाइज करना है। प्रोफेशनलिज्म लाता क्या है, इट ब्रिंग्स एम्प्लॉयमेंट, इट मोनेटाइजेज द गेम। जब तक एक स्पोर्ट्स में, एक गेम में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आता है, यू कैन नॉट प्रोफेशनलाइज इट। आप कैसे किसी को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे जब तक आप उसको कुछ दे नहीं रही है, ये गेम उसको दे नहीं रही। आप कब तक इस गेम को आप सोसाइटी में कैसे प्रमोट करोगे, जब ये एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब ये एक करियर का एस्पेक्ट नहीं है। एक बात सलमान साहब मेरी समझ में नहीं आ रही, अभी तक आपसे जो गुफ्तगू मेरी हुई, आप एक तफसील दे रहे हैं मुझे कि इस तरह से काम होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहाँ काम हो रहा है, कहाँ आपने काम किया, उस मुतल्लिक अगर आप जानकारी देंगे। सबसे ये इंपॉर्टेंट, जो मेरी CV पे आप क्लब्स देखते हैं, दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स जो हमने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किए। कश्मीर के पास पहला प्रोफेशनल क्लब नहीं था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट क्लब। हमने लोन स्टार खड़ा किया जिसमें एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ के लड़कों को 2nd डिवीजन आई लीग में। लोन स्टार से मुतल्लिक तो आप पर इल्ज़ाम है कि आपकी वहाँ पर कारकर्दगी सही नहीं रही। नहीं, हमने तो, जब मैं उधर था फर्स्ट सीजन में, वी वर रनर अप इन 2nd डिवीजन आई लीग, और वो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पर कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। व्हेन आई वाज देयर, 1 साल मैं वहाँ था, द सेम ईयर वी वर रनर अप इन 2nd डिवीजन आई लीग, वी ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी क्लब फ्रॉम द स्टेट। तो सलमान साहब, कुछ इल्ज़ामात हैं जो कि मैं चाहूँगा कि मैं पेश करूँ, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी आपको बखूबी, ये एक चीज़ है, मैं कश्मीर की बात अगर करूँ कि यहाँ के लोगों की गहरी नज़र होती है हर मामले पर, चाहे वो कोई भी शोबा हो, उससे मुतल्लिक उनके पास काफ़ी जानकारी होती है। तो इल्ज़ाम है कि आप जो लोन स्टार अभी मैं बात कर रहा था उससे मुतल्लिक कि आपकी कारकर्दगी उसमें कुछ सही नहीं रही। दूसरा इल्ज़ाम है कि ग्रास रूट पर जो आपका रिज्यूमे है, यानी कि जो आपका प्रोफाइल है, जो आप जानकारी दे रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है। यानी कि अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जो सिलसिला हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आप भी जानकारी देने से मुझे लगा कि बाज रहे। तो क्या ये सही है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप बस दिखावा है आपका प्रोफाइल और आप ग्राउंड लेवल पे आपका कोई काम है नहीं? जी, ये इस चीज़ का आंसर आप उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन प्लेयरों से या उन लोगों से ले सकते हैं जिनके साथ मैं पिछले 8 साल से, जैसे आपने कहा, वाबस्ता हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है। मेरे को अपने आप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका काम कौन बोलते हैं, वो लोग जो आपके साथ काम किए, वो लोग जिनकी लाइव्स को आपने टच किया है। तो ये चीज़ की जस्टिफिकेशन मैं नहीं देना चाहता। ये चीज़ को कितने लोग जानते हैं? सलमान, आप फुटबॉल, जितने भी लोग फुटबॉल से और अंडरस्टैंड करते हैं कि एक फुटबॉल लवर है,
आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आई स्टार्टेड एज अ फुटबॉल फैन, आई एम स्टिल अ फुटबॉल फैन। आप किसी को भी कश्मीर में पूछ सकते हैं मैं कौन हूँ, आपको बताएगा कि एक फुटबॉल फैन। एक और सवाल है कि प्लेयर रिफ्टिंग जो होती है, जो खिलाड़ियों के बीच में हाथापाई होती है, आप उसको संभाल नहीं पाते, क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं, जितने भी मैं सेटअप्स में काम किया है, यूथ लेवल से काम किया है, हम लोग एक एथिक्स बोलते हैं उसको, वी प्लेयर्स आर टॉट एथिक्स। और कभी कभी क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है गेम में, इमोशंस आ रहा है, टेंशंस आ रहा है, उधर तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी दे कम टू ब्लोज, और आप उनको भी नहीं रोका पाते हो जहां पे रोनाल्डो या मेसी को गुस्सा आता है। तो ये सेम टू सेम, इट डिपेंड्स, इट इज अ सिचुएशन टू सिचुएशन सिनेरियो। रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं, आप जो तकर्रियाँ हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपके इब्तिदा में कहा था कि आपने अपनी प्रोफाइल में भी ये बात लिखी है कि मुतअद्दिद खिलाड़ियों को आपने जगह दी है, मौक़े फ़राहम किए हैं, तो उसमें भी उससे मुतल्लिक भी एक इल्ज़ाम है आप पर कि आप बायस्ड रहे हैं उस पर, तो आपका मौक़िफ़ क्या है वो वाज़ेह? हाँ, बायस्ड मैं रह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। अगर मैं अच्छा प्लेयर नहीं लाता हूँ तो सबसे पहले नौकरी किसकी जाएगी? कॉमन सेंस से वो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस चीज़ में तो आई कैन नेवर बी बायस्ड, क्योंकि आई हैव टू गेट द बेस्ट फॉर माई टीम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम बेस्ट परफॉर्म करे। अच्छा, आप फुटबॉलर नहीं होते तो कहीं होटल चला रहे होते आप? इन अ वे आप कह सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि मैं होटल चला रहा था या क्या। होटल मैनेजमेंट में आपकी डिग्री है, तो एक बात बताइए, ये एक अलमिया भी है कि बाज़ हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ही सलाहियतमंद होते हैं, हुनरमंद होते हैं खिलाड़ी, और मैनेजमेंट से उनका वाबस्ता होता है, उनकी वाबस्तगी होती है, लेकिन बावजूद उसके वो दूसरे शोबाजात से डिग्रियां हासिल करते हैं। और ये क्या इसमें इससे क्या समझूं मैं खुद हैरान हूं कि आप इतने अच्छे मैनेजमेंट के साथ आपकी जो वाबस्तगी रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, बावजूद इसके होटल मैनेजमेंट ये मसला कुछ है तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये सबसे इसका बिगेस्ट जो ड्रॉबैक है वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो क्रिएटिविटी को एनकरेज नहीं करता। अगर मेरे को एवेन्यूज़ मिलते कि स्पोर्ट्स में खुद को कैसे डेवलप करना है, अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इफ इट कुड हैव प्रोवाइडेड मी दोज एवेन्यूज, मैं तो हाँ नहीं मैं आपको कहता हूँ कि आई वुड हैव हैंड्स डाउन गॉन इनटू इट। आप अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब तक मैं उनको कन्विंस करूँ, पढ़ना तो मुझे था ही ना, और मेरे ऊपर अगर ये नहीं होता तो मे बी बीकॉम, ये नहीं होता कुछ, लेकिन मैं ऐसी डिग्री चाहता था कि इट वुड गिव मी समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन माई लव ऑलवेज वॉज फुटबॉल, लेकिन मेरे को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में टाइम लगा। सलमान साहब, पेरेंट्स की बात आई, जब भी हम रियासत के किसी भी वादी के किसी भी खिलाड़ी से बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो है वही आती है कि घर वाले नहीं मान रहे। तो क्या हमारे जो घर वाले हैं, क्या उनमें इस तरह की कोई एजुकेशन वो लैक करती है, इस बारे में स्पोर्ट्स एजुकेशन की कमी है, उसके सबब ये सब हो रहा है? एग्जैक्ट जी, समझिए हमारी क्या है, थोड़ी रिजिड सोसाइटी है। इसमें क्या हो चुका है कि कुछ ही एलिमेंट्स है, जैसे आप देखेंगे बहुत कम चॉइसेस है लड़कों पे, क्रिएटिविटी एनकरेज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक लड़के को उस चीज़ में डाला जाता है ना जिसमें उसका टैलेंट होता है ना उसमें उसका स्किल होता है। आप तो उसको डिग्री करा दोगे, लेकिन क्या वो उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होगा? देयर आर वेरी लेस चांसेस। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आप इस हवाले से भी कोई एक प्रोग्राम करेंगे? एग्जैक्टली मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं बिल्कुल मैं स्कूल्स में जाऊं और वर्कशॉप्स कंडक्ट हम वहाँ करें कि हम पेरेंट्स को अवेयर करें कि स्पोर्ट्स कितना क्रिटिकल एलिमेंट है। और मुझे अभी लगता है कि टिल 12th स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब तक एक बच्चा स्कूल में है ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, चाहे वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और साथ साथ एजुकेशन भी चलनी चाहिए। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको तीनों एस्पेक्ट्स को साथ लेना है, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। जब ये तीनों एक साथ चलेंगे देन आफ्टर 12th द किड कैन डिसाइड उसका स्किल और किस में टैलेंट है। बढ़िया। तो सलमान मीर साहब, आप हमारे इस शो में आए तो कुछ आपकी खातिर में हमने एक छोटा सा तोहफ़ा रखा है जिसको देने के लिए हमारे आकिब साहब आएंगे। सलमान सर, बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि आज आप हमारे शो में आए, और मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं अभी, कि आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस शो में आकर हमारे शो की शेड्स ऑफ कश्मीर की खासकर 4 चांद बढ़ाई है। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे सलमान मीर जो आज के हमारे मेहमान थे। नए शुमारे में किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।